हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो हमने एक टॉपिक शुरू करा था लास्ट वाली क्लास में, जिसका नाम था एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो एटम रहता है, एटम के मेनली टू पार्ट्स होते हैं, है ना। एक पार्ट होता है न्यूक्लियस और दूसरा पार्ट होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन, है ना। मैं यहाँ पर रिवाइज करवा रही हूँ ताकि आप लोगों को सारे पॉइंट्स अच्छे से लर्न हो जाए। तो मैंने आप लोगों को न्यूक्लियस के अंदर बताया था कि न्यूक्लियस के बारे में हम लोगों को क्या लिखना है कि न्यूक्लियस के अगर हम सिचुएशन की बात करें कहाँ पर वो सिचुएटेड है, तो सेंटर में होता है ना। इट इज सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ द एटम। और जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस में सारा का सारा एटम का जो मास है वो कंसंट्रेटेड होता है ना। अब इसके पीछे क्या रीजन है, क्योंकि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, है ना। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में क्या है, बहुत ज्यादा है ना। जैसे कि हम इलेक्ट्रॉन का मास बात करें, उसका जो रिलेटिव मास होता है वो 1/1837 टाइम्स होता है मास ऑफ प्रोटॉन के। और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं उनका मास क्या है, लगभग बराबर है ना। तो सारा का सारा जो मास है एटम का वो ऑलमोस्ट कहाँ पर कंसंट्रेटेड होता है, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, और हम लोगों ने ये डिस्कस किया था। इसके बाद अगला पॉइंट था कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है ना। पॉजिटिवली चार्ज होता है। और क्यों होता है, क्योंकि उसमें प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। न्यूट्रॉन्स वहां पर होंगे लेकिन वहां पर चार्ज का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन पर कोई चार्ज नहीं होता, है ना। और मतलब जो न्यूक्लियस है उस पर चार्ज प्रोटॉन की वजह से होता है और वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। मैंने आप लोगों को साथ में ये भी बताया था कि न्यूक्लियस का चार्ज हम लोग कैसे लिखते हैं, प्लस जेड ई, है ना। जेड वहां पर एटॉमिक नंबर है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर होता है, तो प्लस जेड ई हम लोग लिख सकते हैं। इसके बाद मैंने शुरू किया था एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। ठीक है, तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ फिक्स्ड एनर्जी वाले ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, है ना। जिस ऑर्बिट में वो चक्कर लगाएंगे वहां पर उनका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है उन्हीं ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा जिसमें कि उसका एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, है ना। ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे। और इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, वो ऑर्बिट में होते हैं। ठीक है, उन ऑर्बिट्स को क्या बोला जाता है, एनर्जी लेवल्स। वो एनर्जी लेवल्स होते हैं और एनर्जी लेवल को क्या नाम दिया गया, के एल एम एन ओ पी। ठीक है, इस टाइप से शेल से चलती है। सबसे पहले वाली शेल को के नाम दिया गया है, एल एम एन ओ, है ना। और नंबरिंग अगर हम बात करें तो n इक्वल्स टू 1 के रहता है, n इक्वल्स टू 2 l है, n इक्वल्स टू 3 m, इस तरीके से वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, और इसके बाद फिर हम लोगों ने लास्ट पॉइंट लिखा था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर किसी शेल में निकालने हैं, है ना, तो उसका फॉर्मूला होता है 2n²। ठीक है, वहां पर n क्या है, नंबर ऑफ शेल होता है। आप जिस शेल के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना चाह रहे हो वहां पर n की वैल्यू पुट करो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप निकाल सकते हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हम फिल कर सकते हैं, सेकंड वाले में 8, थर्ड वाले में 18 और फोर्थ वाले में 32। यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट वाली क्लास में डिस्कस किया था। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये बिल्कुल बेसिक चल रहा है केमिस्ट्री का, है ना। ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए, याद होना चाहिए कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक डायग्राम बनाएंगे।
तो देखिए ये तो क्या है, ये न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस। और ये जो शेल है ये के, एल, एम और ये एन। अगर एन की बात करें तो एन इक्वल्स टू 1, ये एन इक्वल्स टू 2, ये एन इक्वल्स टू 3 और ये एन इक्वल्स टू 4। ठीक है, मतलब सेंटर में न्यूक्लियस है और इसकी चारों तरफ शेल होती है जिनको हम एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, है ना। तो एनर्जी लेवल के हिसाब से अगर हम बात करें तो फर्स्ट वाला जो शेल होता है उसको बोला जाता है फर्स्ट एनर्जी लेवल। ठीक है, सेकंड वाला होगा सेकंड एनर्जी लेवल। ये थर्ड वाला जो शेल है और उसको क्या बोला जाता है, थर्ड एनर्जी लेवल। ये फोर्थ वाला शेल, फोर्थ एनर्जी। ठीक है, मतलब आपको सभी तरह से नाम पता होना चाहिए। फर्स्ट वाला शेल n इक्वल्स टू 1 और उसको k बोला जाता है, फिर l m n o p इस तरीके से ये आगे बढ़ेगा। और k l m n इनका नाम है। k और शेल को क्या बोला जाता है, फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड वाला है सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल और फोर्थ एनर्जी लेवल। ठीक है, इस टाइप से हम यहाँ पर नंबरिंग करते हैं, नेमिंग करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए हम इसमें कौन लिखेंगे अगला, ईच एनर्जी लेवल। आप लोग इसको नोट भी कर लेना, है ना। ये डायग्राम बना लीजिए, है ना, सबको विजिबल तो होगा ही। ईच एनर्जी लेवल इज further divided into subshells. Each energy level is further divided into subshell, is designated as S P D F। ठीक है, ये पॉइंट हम थोड़ा बाद में समझेंगे, है ना, मतलब ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। पहले हम ये बात करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने का रास्ता है ना, वो कहाँ से होकर जाता है। सबसे पहले आते हैं शेल, उसके बाद आता है सबशेल और उसके बाद आते हैं ऑर्बिटल्स, है ना। और ऑर्बिटल वो स्पेस होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है ना। यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ठीक है, आप लोग वैसे 9th क्लास में इतना ही पढ़ते हो कि शेल्स में इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अपना जो मॉड्यूल है उसमें थोड़ा सा ज्यादा दिया गया है और अच्छा है, मतलब थ्योरेटिकल पार्ट है आपका, अभी से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो जो 11th क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ एटम आता है वहां पर आसानी रहेगी। ठीक है, तो शेल के अंदर आते हैं सबशेल, सबशेल के अंदर आते हैं ऑर्बिटल्स और उनके अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है ना। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि मुझे किसी पर्सन का एड्रेस पूछ रही हूँ मैं किसी से, है ना, कि आप कहाँ से हो क्या है, तो वो सबसे पहले बताएगा कि वो इस स्टेट का है ना। मान लो उसने बोला कि मैं एमपी का हूँ, है ना, उसके बाद उसने स्टेट बता दिया सबसे पहले, उसके बाद वो क्या बोलेगा, अपना डिस्ट्रिक्ट बोलेगा। मान लो वो भोपाल है ना। अब भोपाल में भी कोई उसका लोकेलिटी होगी। ठीक है, मान लो एमपी नगर है। ठीक है, अब एमपी नगर में कोई हाउस नंबर होगा, वहां पर वो पाया जाएगा। ठीक है ना, किसी पर्सन का एड्रेस अगर हम पूछे तो वो इसी टाइप से ही बताएगा, एमपी, एमपी में भोपाल, भोपाल में कोई इसकी लोकेलिटी है और वहां पर हाउस नंबर है, वहां पर वो मिलेगा। ठीक है, तो आप इलेक्ट्रॉन का एड्रेस इसी तरह से समझिए
सबसे पहले आते हैं शेल, शेल के अंदर आते हैं सबशेल, सबशेल के अंदर आते हैं ऑर्बिटल्स। ये कोई यहाँ पर अलग से शार्प बाउंड्री नहीं होती है ना। मतलब हमने इसको समझने के लिए इस टाइप से यहाँ पर नाम दिए हैं कि सबशेल है, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल है। ऐसा नहीं है कि वहां पर ऑर्बिटल एक अलग से कोई शार्प बाउंड्री होती है एटम में, है ना। ऐसा कुछ नहीं है, ये हमने तो समझने के लिए भी किया हुआ है, ठीक है। बाद में आप जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ोगे तो वहां पर और पता लगेगा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, है ना, शेल के अंदर सबशेल, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है ना। तो हर एनर्जी लेवल को फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं सबशेल्स में। ये लिखा हुआ है, ईच एनर्जी लेवल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सबशेल्स इज डेजिग्नेटेड एज एस, पी, डी और एफ, ठीक है ना। मतलब हर एनर्जी लेवल में सबशेल होगा और उन सबशेल को नाम दिया गया है एस, पी, डी और एफ। तो यहाँ पर आप देखिए, जो एस है वो शार्प से आया है ना। मतलब ये जो यहाँ पर हमने लेटर्स ली है इनका मतलब कहाँ से आए हैं। पी प्रिंसिपल, एस शार्प है, पी प्रिंसिपल, डी डिफ्यूज और एफ फंडामेंटल। डिफ्यूज और ये फंडामेंटल। बस याद होना चाहिए इसके बारे में, ये कहीं पूछा नहीं जाएगा, है ना। बस जैसे कि हमें कुछ चीजें याद रहती है लेकिन वो काम नहीं आती उतनी, उस टाइप से है। एस का मतलब शार्प से आया है, पी प्रिंसिपल, डी डिफ्यूज्ड और एफ फंडामेंटल। क्लियर है ना। तो हर एनर्जी लेवल में आगे सबशेल्स होते हैं और उनको एसपीडीएफ बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो फर्स्ट शेल होता है। फर्स्ट शेल, फर्स्ट शेल का मतलब कौन सा, के, है ना। फर्स्ट शेल जो के शेल है उसमें एक सबशेल होता है, कंटेन्स वन सबशेल, ठीक है। सेकंड शेल जो होता है उसमें, सेकंड शेल का मतलब कौन सा शेल, एल, कंटेन्स टू सबशेल, ठीक है। सेकंड वाले शेल में टू सबशेल होते हैं और जो थर्ड वाला शेल है उसमें थ्री सबशेल होते हैं, कंटेन थ्री सबशेल्स। और जो फोर्थ वाला है, फोर्थ शेल, यहाँ पर एम लिख लो और ये एम है, कंटेन्स फोर सबशेल, ठीक है। अब देखो, फर्स्ट वाले शेल में एक सबशेल है, सेकंड वाले में टू सबशेल, थर्ड वाले में थ्री और फोर्थ वाले में फोर। तो यहाँ से हम एक जनरल फॉर्मूला बना सकते हैं, लिख सकते हैं कि किसी भी शेल में मैक्सिमम सबशेल कितने होते हैं, n के बराबर, है ना। n की जो वैल्यू होगी उतने ही सबशेल वहां पर होते हैं। जैसे कि फर्स्ट वाला शेल मतलब n की वैल्यू कितनी, 1, तो यहाँ पर सबशेल कितना है, 1। सेकंड वाला शेल n इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पर भी 2 सबशेल, थर्ड वाले में 3, फोर्थ वाले में 4, है ना। तो अगर कहीं पर आपसे अपने मॉड्यूल में क्वेश्चन भी दिया गया है कि किसी शेल में मैक्सिमम सबशेल कितने होते हैं, तो उसके लिए ऑप्शन में n लिखा हुआ है तो उसका आंसर होगा, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे यहाँ पर फर्स्ट वाला जो सबशेल होगा फर्स्ट वाले शेल में वो s होता है, ठीक है। सेकंड वाले में s और p होते हैं, थर्ड वाले में s, p, d और फोर्थ वाले में s, p, d, f। ये हालांकि जी तक भी जाता है लेकिन वहां तक अभी हमारा काम नहीं पड़ा। हमारा काम अभी तक 4 सबशेल में चल रहा है, एसपीडीएफ, है ना। आगे जब और भी ज्यादा डिस्कवरीज होगी, कुछ नए एलिमेंट आएंगे तब देखा जाएगा, है ना। सबशेल आगे जी भी होता है लेकिन एसपीडीएफ में हमारा काम चल रहा है, ठीक है।
तो फर्स्ट वाले शेल में एक सब शेल होता है और वो कौन सा होगा, एस। सेकंड वाले में 2 होते हैं, एस कॉमा पी। और थर्ड वाले में 3 होते हैं, एस पी डी। फोर्थ वाले में चारों के चारों सब शेल होते हैं, एस पी डी और एफ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। इसके बाद देखो, मैंने अभी बताया ही था सबशेल्स। जो सबशेल्स होती है उनको फर्दर हम किस में डिवाइड कर सकते हैं, ऑर्बिटल्स में, है ना। सबशेल कंटेन्स ऑर्बिटल्स। ठीक है, सबशेल के अंदर कौन आते हैं, ऑर्बिटल्स। अब इसके बाद आप लोग लिखिए यहाँ पर स्टार मार्क करके, ऑर्बिटल क्या होता है। ये इसकी डेफिनेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए, व्हाट इज द ऑर्बिटल। A region in the three-dimensional space, या फिर क्या लिख सकते हैं, 3D, है ना। A region in the three-dimensional space around the nucleus, around the nucleus where the probability of finding the probability of finding electron is maximum। ठीक है, ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिटल 3D में, है ना। जो एटम है वो 2D में तो नहीं है, 3D में है ना, 3D स्पेस में है। तो ऑर्बिटल क्या होगा, जो एटम है ना, एटम में न्यूक्लियस है, ठीक है। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ 3D में वो रीजन होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। या फिर ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहां पर मिल रहा है, ऑर्बिटल में मिल रहा है, प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा वहां पर है। ठीक है ना, तो ये डेफिनेशन याद रखना है ऑर्बिटल की। क्योंकि हम लोगों ने क्या करा, ऑर्बिट को डिवाइड करा सबशेल में, और सबशेल को भी डिवाइड करा किसमें, ऑर्बिटल में, है ना। मतलब ऑर्बिटल वो स्पेस है 3D में जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। इसके बाद लिखो मैक्सिमम कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ऑर्बिटल each orbital is of 2 electrons। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को अच्छे से याद होने चाहिए। अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा था कि किसी भी शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2n², है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो शेल में नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो कहां पर मिल रहा है हमें, ऑर्बिटल में मिल रहा है। और ऑर्बिटल में, है ना, हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। हर किसी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है, तो हम मतलब बाद में देखेंगे इसको किस तरीके से रहता है। ठीक है, इसके बाद ये टेबल बना लीजिए यहाँ पर। वैसे हम क्वांटम नंबर्स में देखेंगे सब, है ना, अच्छे से। फिर भी जो चीजें हमें वैसे याद होनी चाहिए वो अभी भी देख लो आप। सबशेल, ऑर्बिटल्स, और यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई है ना, जिसमें कि
सबशेल लिखा है, ऑर्बिटल लिखा है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो देखो सबशेल हमारे पास कितने टाइप के हैं? 4, एस, पी, डी और एफ। तो एस सबशेल में ऑर्बिटल कितने होते हैं? 1। एस में एक ऑर्बिटल होता है। पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। डी में कितने होते हैं? 5। और एफ में कितने होते हैं? 7। ठीक है, एस में 1, पी में 3, डी में 5, एफ में 7। और हम लोगों को अभी यहाँ से क्या पता लगा कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2, है ना। जब एस सबशेल के पास एक ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे एस सबशेल में? 2। पी में 3 ऑर्बिटल्स, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 3 में कितने हो जाएंगे? 6। डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल, है ना। अब यहाँ से क्या थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट आ रहा है, आपको सारी चीजें अच्छे से समझनी है ना। ठीक है, मतलब कुछ अगर आपको लग रहा है कि मतलब हम भूल गए तो आप पुराने पॉइंट्स देख लो। ठीक है, तो जो डी सबशेल है, डी सबशेल में ऑर्बिटल कितने होंगे? 5, है ना। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, तो 5 में कितने हो जाएंगे? 10। एफ सबशेल में, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स आते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो एफ सबशेल में 7 ऑर्बिटल होते हैं। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, तो 7 में कितने हो जाएंगे? 14। ये मैक्सिमम है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो कि किसी पर्टिकुलर सबशेल में आ सकते हैं। ठीक है, और मिनिमम तो जितने उसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, और जो वहां पर रूल्स होंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, उस हिसाब से वहां पर फिल होगा, है ना। तो ये टेबल बना लीजिए। क्वांटम नंबर में अच्छे से समझ में आएगा, है ना। जो इनके फॉर्मूलाज होते हैं, ऑर्बिटल कितना होता है सबशेल में, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह निकालना, वो सब क्वांटम नंबर से ही आता है ना। अभी तो यहाँ पर क्या है, इसमें मतलब थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है, इसलिए हम लोगों ने लिख लिया है। ठीक है, इसके बाद हेडिंग डाली है डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स। दोनों में डिफरेंस है और बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना। तो वो सारे पॉइंट्स हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले ऑर्बिट, और यहाँ पर हम लिखेंगे ऑर्बिटल्स। तो देखो, अगर हम डेफिनेशन वाइज बात करें तो ऑर्बिट क्या होता है? ऑर्बिट न्यूक्लियस के चारों तरफ वो सर्कुलर पाथ है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है ना। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस in which electrons revolve। क्लियर? सर्कुलर पाथ होता है ना। शेल्स जो ऑर्बिट्स हैं, जो एनर्जी लेवल्स हैं, वो क्या है? एक सर्कुलर पाथ है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, अगर हम ऑर्बिट की ही बात करें, है ना। और जो ऑर्बिटल्स हैं, डेफिनेशन अभी हम लोगों को पता लगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग इट इज द रीजन in 3D space around the nucleus, around the nucleus वह
probability of finding electron is maximum। ठीक है, डेफिनेशन वाइज तो ये डिफरेंस हो गया कि ऑर्बिटल वो रीजन होता है 3D स्पेस में जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है ना। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे सर्कुलर इन शेप। अगर हम शेप की बात करें, ऑर्बिट का जो शेप है ना, वो हम कैसे बना रहे हैं, एक सर्कल बना रहे हैं, सर्कुलर शेप होता है ऑर्बिट का। लेकिन जो ऑर्बिटल्स है ना, तो हम लोग इसे बाद में डिस्कस करेंगे जब हम क्वांटम नंबर्स देखते हैं, है ना। तो एसपीडीएफ जो सबशेल है और इनके अंदर जो ऑर्बिटल्स आते हैं उनका मतलब जैसे कि जो सबशेल है उनका अलग अलग क्या रहता है, वहां पर शेप होगा। ठीक है, तो अभी तो हम जस्ट यहाँ पर लिखेंगे, बाद में उनको बनाएंगे भी सही। तो देखो एस सबशेल होगा, है ना, उसके अंदर ऑर्बिटल होंगे तो वो स्फेरिकल होते हैं, है ना। एस सबशेल के जो ऑर्बिटल होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं। पी के होते हैं डम्बेल। आप लोग अगर कोई जिम करते हो या फिर जिम कभी देखा हो तो जो डम्बेल होते हैं, है ना, वही वाला शेप होता है पी ऑर्बिटल्स का। और इसके बाद डी डबल डम्बेल। दो डम्बेल को आपस में आप ऐसे क्रॉस कर दो या फिर मतलब डायमेंशन को आप लोग देखोगे, ठीक है, मतलब उनकी जो डायरेक्शन वगैरह, तो डबल डम्बेल इनका शेप होता है, डबल डम्बेल। और ठीक है, तो ये अलग अलग शेप में होते हैं ऑर्बिटल्स। इसके बाद देखेंगे हम लोग थर्ड पॉइंट। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट दैट इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व हो रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। ऑर्बिट हमें क्या बता रहा है, यही तो बता रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर पाथ पर जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ वहां पर रिवॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो ऑर्बिट से हम लोगों को इतना ही पता लगता है। इसके बाद जो ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिटल हमें क्या बताते हैं कि वो 3D में रिवॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, इट रिप्रेजेंट दैट एन इलेक्ट्रॉन, ये रिप्रेजेंट करता है कि कोई इलेक्ट्रॉन कैन मूव अराउंड न्यूक्लियस around the nucleus along 3D space। 3D स्पेस मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस। ठीक है, जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं सबशेल की, हमने शेप की बात करी। ठीक है, तो एस सबशेल स्फेरिकल है, पी कैसा है डम्बेल, डी होता है डबल डम्बेल। और जब हम इनका एक्चुअल में शेप देखेंगे, मतलब बनाकर जब देखेंगे इनका जो वहां पर स्ट्रक्चर है, जो वहां पर इनकी डायरेक्शंस है एक्सिस के अलोंग, तब हम लोगों को पता लगेगा कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व नहीं होता, है ना। ऑर्बिट तो हमें बस इतना ही बता रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व हो रहा है ना। जबकि ये जो ऑर्बिटल्स हैं वो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन 3D स्पेस में न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व हो रहे हैं, है ना, एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस है, वाई है और जेड। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है इनमें। इसके बाद हम लास्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें, क्या लिख सकते हैं, ऑर्बिट के बारे में हमें क्या पता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ
ऑर्बिट और शेल। इनर शेल या फिर ऑर्बिट एक ही बात है। कितना होता है 2n² और n यहाँ पर क्या है नंबर ऑफ शेल। हम लोगों ने लास्ट वाली क्लास में पढ़ा था इसको, ठीक है। और अगर हम ऑर्बिटल की बात करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ ऑर्बिटल कितना होता है 2। अभी जस्ट हमने देखा था ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं एक ऑर्बिटल में 2, और ऑर्बिट में कितने आते हैं 2n², ठीक है। तो ये यहाँ पर मैंने इनकी डिफरेंस टेबल बनाई है, तो आप लोगों को ये याद होना चाहिए अच्छे से, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं कि ऑर्बिट ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है, दोनों अलग अलग होते हैं, है ना। ऑर्बिट एक स्फेरिकल जो सर्कुलर पाथ है उसकी बात की जा रही है ना। ऑर्बिटल्स एक स्पेस होता है 3D में जहां पर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा रहती है, ठीक है। तो आप लोग ये सारा नोट कर लो, और चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, है ना। तो फिर बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसके आगे वाला टॉपिक, है ना। और इसमें आप लोगों को अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप लोग मैसेज कर सकते हो, कोई भी डाउट पूछ सकते हो, है ना। वैसे ये थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है ना, आपको मतलब समझ के इसको लर्न करना ही होगा। और जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और भी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, तो वो सारी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।